हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में जाना था और मैंने आपको पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका था। बच्चों, इसके अलावा हमने पिछली क्लास के अंदर लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको वर्क डन इन मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उसका फॉर्मूला बताया था। फिर उसके बेसिस पे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है उसके बारे में भी बात करी थी। अब उसी से जुड़ा हुआ पहले एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों, आगे कुछ क्वेश्चन उसी पर बेस्ड, देन फिर आगे हम और इंटरेस्टिंग चीज़ें आज की क्लास में जानेंगे, लाइक इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो बच्चों, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड, जो हमारा हेडिंग था लास्ट टर्न पे, वर्क डन इन मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्या है क्वेश्चन, जरा सुनिएगा। एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड वाया 4 डिफरेंट पाथ थ्रू द वेरियस इक्विपोटेंशियल लाइंस। ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल लाइंस है बच्चों। नीट में भी आपका सिमिलर टाइप इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। इक्विपोटेंशियल लाइंस का मतलब यहाँ पर क्या है, इक्वल पोटेंशियल वाली लाइन। वैसे आज के क्लास में हम इसके बारे में जान भी जाएंगे, ईपीएस के बारे में हम बात करेंगे, मगर अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइंस मैंने बना रखी है, दीज आर इक्वल पोटेंशियल लाइंस, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इक्विपोटेंशियल लाइंस। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क डन। हमें एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, जैसे यहाँ पाथ दिखाए हुए हैं, और इन चारों केसेस में 1 2 3 4 में जो वर्क डन होगा उसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बच्चों, इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, बहुत ही सिंपल, आपने पिछले टर्न पे जान लिया था इसके बारे में। हमारा वर्किंग फॉर्मूला यहाँ क्या था कि W I से F बराबर होता है Q VF माइनस VI। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इसकी मदद से हम वर्क डन निकालते हैं। और बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू वोल्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। अब सबसे पहली बात, आप एक नंबर पाथ को देखिए, ये जहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ दिस इज द इनिशियल पॉइंट, एंड फाइनली जहां पर पहुंचा है दिस इज द फाइनल पॉइंट। एरो देखते हुए आप समझ पा रहे होंगे, यहां से चल के यहां पर गया है। अच्छा बच्चों, यहां से यहां सीधे जाए, ऐसे घूम के जाए, आगे से होते हुए जाए, कैसे भी जाए, आपके वर्क डन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं बाय डिफॉल्ट, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हम एक्सटर्नल एजेंट के वर्क को यहां पर अरेंज करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले W1 की बात करते हैं। पहले वाले पाथ के लिए जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को विद साइन लेंगे बच्चों, यहाँ माइनस ही मैंने लिख दिया है। फाइनली जिस पॉइंट पर पहुंचा है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 70 वोल्ट। बच्चों, 50 माइनस 70 करेंगे तो यहाँ माइनस 20 वोल्ट बचेगा। माइनस 20 इंटू माइनस ई करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, प्लस के 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कल ही आपको बता दिया था, ई इंटू वोल्ट आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है, तो हमने यूनिट इसकी लिख दी है। तो पहले केस में वर्क डन कितना आ गया बच्चों अपना, प्लस 20 EV के बराबर। अब दूसरे में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो यहाँ सीधे के सीधे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, सेम उसी तरह से W2 निकाल लीजिए। W2 बराबर माइनस ई, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि 40, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि 70। बच्चों, 40 माइनस 70 माइनस 30 वोल्ट बचेगा। माइनस 30 इंटू माइनस ई करेंगे तो प्लस के 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका वर्क डन आ जाएगा सेकंड वाले के लिए। ऐसे W3 निकाल लेते हैं बच्चों। W3 में देखिए, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये यहाँ पर फाइनल है। अब यहाँ भले इलेक्ट्रॉन ऐसे पीछे घूमते हुए जा रहा हो, इस इक्विपोटेंशियल लाइन को टच करते हुए जा रहा हो, उससे आपको क्या लेना देना। मैंने आपको पहले बोल दिया, आपका वर्क डन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के पोटेंशियल पर। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल से मतलब है। तो फाइनली ये गया है 40 वोल्ट पर, तो माइनस ई, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल 40, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे तो दैट इज 60। 40 माइनस 60 विल बी माइनस 20, माइनस 20 माइनस ई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा प्लस 20 EV के बराबर। और इसी तरह से फाइनली फोर्थ वाले में अगर आप देखेंगे तो ये इनिशियल है और ये फाइनल पॉइंट है। W4 माइनस ई, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों कितना है, 50 वोल्ट, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 60 वोल्ट। 50 माइनस 60 माइनस 10, माइनस 10 इंटू माइनस ई अगर आप करेंगे तो बच्चों ये प्लस के 10 EV आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क डन पूछा है तो क्लियर दिख रहा है बच्चों, सबसे बड़ा वर्क यहाँ कौन सा दिख रहा है आपको, W2 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद W1 W3 दोनों बराबर होंगे, और सबसे कम वर्क डन यहाँ पर निकल के आ रहा है W4। तो ये हमने इसका अरेंजमेंट कर दिया है जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। बच्चों, वैसे तो अपना क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया है। कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आगे आपको बताया जाएगा। वैसे आज की क्लास में भी थोड़ा बहुत इसका जिक्र आएगा। आज की क्लास में मैं आपको ये बात बताऊंगा
कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल लाइन होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका एंगल 90 डिग्री होता है। और उसके एक आध लेक्चर के बाद आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो अगर आपसे कोई इस क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरह से राइटवर्ड, और ये इन सबसे कितना एंगल बना रहा होगा 90 डिग्री इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वी पोटेंशियल लाइंस एक तो परपेंडिकुलर होती है और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हायर पोटेंशियल पॉइंट से लोअर पोटेंशियल पॉइंट की ओर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी राइटवर्ड नॉर्मल टू द ईपीएस। और वैसे भी अभी आपसे इस क्वेश्चन में केवल वर्क डन पूछा है तो उसके बेसिस पे हम इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। फाइंड वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज प्लस क्यू वाया अ सेमी सर्कुलर पाथ CRD सेंटर्ड एट बी। बच्चों आपको सेटअप दिख रहा होगा, दो चार्जेस तो पहले से फिक्स है ए और बी पर, एक प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज, एक माइनस क्यू का पॉइंट चार्ज, सेपरेशन L और L है। एक अलग से एक अनदर पॉइंट चार्ज है कैपिटल प्लस क्यू जो C पर रखा था। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस प्लस क्यू चार्ज को हमने CRD पाथ के थ्रू, इस सेमी सर्कुलर पाथ CRD के थ्रू यहां C से D पे ट्रांसफर किया है, और इस सेमी सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो B पर लोकेटेड है। आपको वर्क डन बताना। बच्चों पहली बात इधर सुनिएगा, अगर ये सेंटर है और ये L इसकी रेडियस है, तो जब ये यहां से यहां घूम के जाएगा बच्चों तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी L के बराबर। समझ के देखिए, अगर ये सेंटर है और ये सेमी सर्कल है तो अगर इधर रेडियस L है तो घूम के इधर भी रेडियस क्या हो जाएगी L के बराबर। अब आगे की बात इधर सुने ध्यान से, वर्क डन निकालना है CRD पाथ का। वर्क डन CRD पाथ का क्या होगा, आप CRD से लेकर जाएं, आप तो CRST UVD से जाएं, आप क्या रास्ता चूज करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। हमारा इस पूरे प्रोसेस का वर्क डन केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। तो CRD पाथ का वर्क डन क्या होगा, चार्ज जिसको मूव किया है मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। फाइनल पॉइंट D है, इनिशियल पॉइंट हमारा C है, C से D तक जा रहे हैं CRD पाथ में। बच्चों प्लस क्यू बाहर, अब मुझे D पॉइंट पर नेट पोटेंशियल यहां पे लिखना है। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना आपको बच्चों, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं उसका पोटेंशियल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मूविंग चार्ज है तो वो अपने खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन थोड़ी करेगा। तो इसीलिए आपको जब पोटेंशियल लिखेंगे तो जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं उसके पोटेंशियल को कहीं पर भी काउंट नहीं करते। तो ये कैपिटल प्लस क्यू तो भूल जाइए। अब इसको गायब करके अगर मैं D पॉइंट पर पोटेंशियल लिखता हूं तो D पॉइंट पर दो चार्जेस का पोटेंशियल होगा, एक इस वाले का एक इस वाले का। तो बच्चों D पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज का कितना पोटेंशियल होगा, यहां से D पॉइंट की दूरी है L L L मिला के 3L। तो D का पोटेंशियल D पॉइंट पर इस प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा KQ बाई 3L। अच्छा बच्चों अब इधर देखना, इस नेगेटिव चार्ज से D की दूरी कितनी है L के बराबर। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण D पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनेगा माइनस KQ बाई L। बच्चों ये जो मैंने ब्रैकेट में यहां तक लिखा है ये केवल VD की वैल्यू है। अब ऐसे C पॉइंट का पोटेंशियल लिखिए, तो बच्चों C पॉइंट पर इस प्लस Q का कितना पोटेंशियल होगा KQ बाई L। इस नेगेटिव चार्ज के कारण C पर कितना पोटेंशियल होगा माइनस KQ बाई L। बच्चों आपको दिख रहा होगा ये KQ बाई L माइनस KQ बाई L, ये वाला टर्म तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं पर जीरो हो गया, ये तो खत्म हो गया है। C पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है यहाँ पर जीरो। चलो बच्चों अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस वाले टर्म में से KQ बाय कैपिटल L बाहर कॉमन आ जाएगा, कैपिटल Q पहले से था ही सही, बचेगा 1/3 माइनस 1। बच्चों 1/3 माइनस 1 विल बी माइनस 2/3। फिर आप K की जगह जब 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो वो ऊपर का 2 4 एप्सिलॉन नॉट को 2 टाइम कैंसिल कर देगा, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा माइनस कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L। बच्चों याद रखिएगा ये वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, ये जो वर्क डन आपने निकाला दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला जो हम लिखते हैं WI से F वाला, दिस इज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर क्वेश्चन आपसे अलग से लिखकर पूछता कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फील्ड इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट C टू D, तो आप इसी के आगे एक और माइनस लगा के आंसर प्लस में दे देते कैपिटल Q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L। पर बच्चों ध्यान रखना है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक क्वेश्चन आपको फील्ड के वर्क डन की बात क्लियरली नहीं बोले तो बाय डिफॉल्ट हम जो भी वर्क डन निकालते हैं दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, और इसमें यह भी क्लियर हो गया कि वर्क डन आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं।
आज के हेडिंग पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं इसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ बता देता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बच्चों इसको शॉर्ट में ईपीएस भी कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर एट सेम पोटेंशियल। बच्चों कई बार तो इस शब्द से घबरा जाते हैं हम। लोकस क्या होता है? लोकस का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप जो सर्कल बनाते हैं, सर्कल की भी एक मैथमेटिक्स में डेफिनेशन होती है। सर्कल इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट एंड दैट रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। हम सर्कल की डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? उन सब पॉइंट्स का कलेक्शन जिनकी एक रेफरेंस पॉइंट से दूरी बराबर है। आप ऐसे देख ही पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो सर्कल क्या है? एक कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। और ये जितने भी पॉइंट सर्कल पे मैंने बनाए हैं दे आर ऑल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो लोकस का मतलब बताया बच्चों, थोड़ा सा बस आपको क्लियर है, इसमें हमें उलझना नहीं है। ओवरऑल बात यह है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर एट सेम पोटेंशियल। नाम से क्लियर हो रहा है काफी हद तक, एक ऐसा सरफेस जिसका हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बोला जाता है, इमेजिनरी भी बोलते हैं मगर रियलिटी में भी होता है। फॉर एग्जांपल मेटेलिक सरफेस, तो इसीलिए इमेजिनरी भी कहा जाता है कुछ बुक्स में, आप चाहें तो कह सकते हैं इमेजिनरी सरफेस। कई जगह हम इमेजिनरी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाते हैं, कहीं पर हमें रियलिस्टिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलते भी है, तो दोनों चीजें एक्सेप्टेबल है। अब सबसे पहली बात करते हैं जैसे ईपीएस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण ईपीएस क्या होगा? बच्चों ये जो आप ईपीएस पढ़ रहे हैं ये काफी हद तक अभी अभी आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा और उसमें वेव फ्रंट के एनालॉगस होता है। आपने वहां वेव फ्रंट पढ़ा होगा, किसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के कारण कैसे वेव फ्रंट्स बनते हैं, तो आपने जवाब दिया होगा स्पेरिकल वेव फ्रंट। सिमिलरली पॉइंट चार्ज के कारण कैसे ईपीएस बनेंगे, तो जवाब होगा स्पेरिकल ईपीएस बनेंगे। स्पेरिकल ईपीएस बच्चों आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है -q, इस तरह से सेंटर पे यहां मैंने दिखा रखा है। तो इसके आसपास आप किसी भी रेडियस के जितने इनफाइनाइट स्पेयर्स घुमा सकते हैं। बच्चों स्पेयर की बात इसलिए कर रहे हैं, डायग्राम तो 2D में दिखा रहे हैं मगर आप समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस पॉइंट चार्ज के आसपास अलग अलग रेडियस के जितने भी स्पेयर्स ड्रॉ करेंगे वो सभी स्पेयर्स क्या होंगे बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कारण आप अभी देखना, मान लीजिए इस पूरे स्फीयर के पोटेंशियल को मैंने क्या कह दिया है? V1। इस दूसरे स्फीयर के पोटेंशियल को क्या कह दिया? V2। इस तीसरे स्फीयर के पोटेंशियल को क्या कह दिया? V3। तो बच्चों कहने का मतलब ये कि ये जो आपको अंदर वाला स्फीयर दिख रहा है इसका हर एक पॉइंट जो है, ये सभी पॉइंट्स जो आपको इस स्फीयर के दिख रहे हैं दे विल बी एट सेम पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल क्या होगा? V1। अच्छा बच्चों V1 की वैल्यू भी बता देता हूं, आप खुद सोचो। अगर इस पॉइंट चार्ज के आसपास मैंने एक R1 रेडियस का स्फीयर ड्रॉ किया, मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है? R1। तो ये जितने पॉइंट मैंने मार्क किए हैं क्या इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू वही -kq/R1 होगी? जवाब है बिल्कुल हाँ। भाई सभी पॉइंट्स बराबर डिस्टेंस पे होंगे ना, रेडियस के बराबर दूरी पर ही तो होंगे स्फीयर के सभी पॉइंट, तो सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा -kq/R1, और इसीलिए ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों? एक ईपीएस। अब ऐसे समझना, अगर R2 रेडियस का आपने एक स्फीयर घुमाया होता तो इस स्फीयर का भी हर एक पॉइंट क्या होगा? सेम पोटेंशियल पर -kq/R2 के बराबर। तीसरा है, अगर R3 रेडियस का आपने एक स्फीयर घुमाया होता तो इसका भी हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होता, जिसको हम V3 लिख रहे हैं, और V3 बराबर क्या होगा? -kq/R3। बच्चों ध्यान देना है, ये पूरा एक ईपीएस है, इसका हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। ये एक अनदर ईपीएस है जिसका हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। पर दो अलग अलग ईपीएस के पोटेंशियल सेम हो ऐसी तो कहीं बात है ही नहीं। अलग अलग ईपीएस के पोटेंशियल तो अलग अलग ही होंगे। हम ईपीएस का एक ही मतलब निकाल रहे, ये पूरा एक ईपीएस है, ये दूसरा अनदर ईपीएस है। अच्छा बच्चों अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए पोटेंशियल यहां सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल बताने के लिए पहली बात तो इससे अगर आपका मैथ वाला दिमाग लगता हो तो आप इससे भी बता सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा है, जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे ज्यादा रेडियस है? R3, तो उसका लीस्ट नेगेटिव टर्म बनेगा, और जिसका लीस्ट नेगेटिव टर्म होगा वही तो सबसे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू मानी जाएगी या मोस्ट वैल्यू कही जाएगी। भाई लीस्ट नेगेटिव सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, तो इसीलिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्या होगा? V3, उससे कम क्या होगा? V2, और सबसे कम पोटेंशियल क्या होगा? V1। तो बच्चों ये तो मैथ की अप्रोच हो गई। अब एक आपको आगे की बात बताता हूं। -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप दिखाएंगे तो वो शायद इसी तरह से होंगी टुवर्ड्स द चार्ज।
आगे आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैं आपको कई बार जिक्र कर चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। तो बच्चों अब आप एक बार बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, ये V3 है, ये V2 है और ये V1 है, और मैं कह रहा हूं फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन सा मिलेगा आपको? V3, उससे कम क्या मिलेगा? V2, और सबसे कम पोटेंशियल क्या मिलेगा? V1। बच्चों सोच के देखना, अगर यहीं पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता तो सारी कहानी उल्टी हो जाती। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ जाती और फील्ड लाइंस ऐसे बाहर जाती, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता V1, उससे कम होता V2 और उससे कम हो जाता V3। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, आगे हम पढ़ेंगे भी सही, उसका कारण भी समझेंगे। तो बच्चों ये चीज मैंने यहां दिखा दी है। एक छोटी सी बात आपको आगे की अभी बता देता हूं, एक अभी हम प्रॉपर्टी में ये बात लिखेंगे। आप देख पा रहे ये जो ELF आपने दिखाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू EPS, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ऑब्वियस ही बात है, स्पेयर है, फील्ड लाइंस रेडियल डायरेक्शन में है, स्पेयर पे टेंजेंट ड्रॉ करके देख लीजिए, रेडियस टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो अभी हम ये पॉइंट लिखेंगे भी सही कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू EPS। तो बच्चों अभी ध्यान रखना है, पॉइंट चार्ज के कारण कैसे EPS ड्रॉ होते हैं? स्पेरिकल EPS, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेयर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी EPS यहां पर बनाए जा सकते हैं। अब इसी में बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि लाइन चार्ज के कारण कैसा EPS होगा, लाइन चार्ज का EPS कैसा होगा, मैं यहां आपको दिखाता हूं बच्चों। ये रहा एक लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था 2k λ/r, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 2k λ/r होता है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों 2k λ/r। मगर 2k λ/r जो है उसके डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू द लाइन चार्ज, यानी ये चारों तरफ इस तरह से नॉर्मल टू द कंडक्टर होगा। तो बच्चों कुल मिला के बात ये है कि लाइन चार्ज के आसपास कैसे EPS बनेंगे? तो लाइन चार्ज के आसपास आप जितने भी सिलिंड्रिकल शेल सोच सकते हैं वो सब क्या बनेंगे? EPS। बच्चों कुछ कुछ आपको अगर इसका ध्यान हो, इसी तरह से हम लाइट के लिए भी वहां पर बात करते हैं कि अगर लाइट का कोई लीनियर सोर्स होता है तो उसके आसपास किस तरह के वेवफ्रंट्स बनते हैं? सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स। वही बात यहां आ गई है। तो अगर ये एक लाइन चार्ज आपको दिख रहा है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से नॉर्मल टू द वायर मैंने दिखा रखी है, तो आपको यहाँ EPS नजर आ रहे होंगे। इस तरह के सिलिंड्रिकल जो आप दिखा रहे हैं सरफेसेस, दे आर ऑल EPS। अच्छा बच्चों ये मान लो अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस क्या है? R1, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस क्या है? R2। अंदर वाले का कुछ पोटेंशियल मैं बोल देता हूं V1, बाहर वाले का पोटेंशियल बोल देता हूं V2। अब आपसे पूछा जाए बताइए कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो फिर से जवाब है V1 ग्रेटर देन V2। कारण बहुत सिंपल सा है बच्चों, मैंने अभी भी आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, तो इसीलिए ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? V1 का, और उससे कम पोटेंशियल क्या होगा? V2 का। तो इस तरह की चीजें हमें थोड़ी सी समझनी है। तीसरी बात करते हैं बच्चों, शीट चार्ज या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह के EPS होते हैं। बच्चों आपने यही चीज वहां वेव फ्रंट में भी समझी होगी। वहां पर आपने क्या कहा था कि अगर कोई डिस्टेंट सोर्स से लाइट आ रही है, बहुत दूरी से लाइट आ रही है, तो हमें ऑलमोस्ट प्लेनर वेव फ्रंट मिलते हैं। सिमिलरली यहां पर आपको प्लेनर EPS नजर आएंगे। बच्चों अगर शीट चार्ज है तो आपको पता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ शीट होता है। तो उस शीट के पैरेलल आप जितने इनफाइनाइट प्लेन सोच सकते हैं वो सारे के सारे क्या है? EPS। ये देखिए बच्चों, ये एक EPS दिखा रखा है, ये एक EPS दिखा रखा है, और आगे आप जितने भी दिखाना चाहें सब EPS होंगे। केवल यहां बात समझनी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने दिखा रखा है बच्चों, तो एक बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इसलिए बच्चों ये देखना, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटा, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ा, मगर फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको EPS कहा जा रहा है। अच्छा बच्चों अब अगर इस EPS का पोटेंशियल V1 है और इसका अगर V2 है, तो फिर से वही अप्रोच लगाएंगे, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इसीलिए यहां V1 का पोटेंशियल V2 वाले पोटेंशियल से ज्यादा होगा। बच्चों ये जो मैंने आपको अभी अभी बात बताई EPS के रिगार्डिंग, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे भी लागू होती है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। अर्थ के फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आप जाएंगे
तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। कहने का मतलब ये बच्चों, अभी अभी जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ है इस तरह से, यहां पर आपने ग्राउंड फ्लोर का पोटेंशियल कुछ V1 दिखाया था, इस पूरे फ्लोर का कुछ V2 दिखा दीजिए, इस अगले फ्लोर का कुछ V3 दिखा दीजिए। तो इधर देखिए बच्चों, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन में नीचे गए तो पोटेंशियल कम होगा, सबसे कम पोटेंशियल क्या है, V1। उल्टा गए फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्या होगा, V3। मगर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब यह है बच्चों, अगर एक 4 मंजिला इमारत का एग्जांपल लिया जाए तो ग्राउंड फ्लोर सबसे कम पोटेंशियल है, उसका जो टॉप फ्लोर है वो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है, मगर जो उसका पूरा फर्स्ट फ्लोर है, दैट फर्स्ट फ्लोर विल बी अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पूरा फर्स्ट फ्लोर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, पूरा सेकंड फ्लोर जो है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इसका प्रूफ भी देखो बच्चों, आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो, आपके फर्स्ट फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, सेकंड फ्लोर पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, लेकिन अगर आप उसी फर्स्ट फ्लोर पर मूव कर रहे हैं या आप उस सेकंड फ्लोर पे मूव कर रहे हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल मैं जब यहां से यहां ऐसे मूवमेंट करता हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं ईपीएस पे मूव कर रहा हूं। अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड मूव करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, मगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं मूवमेंट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, एक यहाँ इक्वी पोटेंशियल प्लेन की तरह काम कर रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों रिलेट करने के लिए, बाकी मेन बात तो मैंने आपको यहाँ समझाई दी है। अब आगे की बात, प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस। बच्चों इसको ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड का वही एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। नो टू ईपीएस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और उसका कारण मैं भी आपको देता हूं, पहले एक सेकंड पॉइंट भी समझा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू ईपीएस। बच्चों वही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू ईपीएस। अभी भी मैंने आपको कारण बताया था, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, तो फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। अच्छा बच्चों, अब इसी वजह से मैं आपको कारण बताता हूं, कोई भी दो ईपीएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दो कारण है, अगर कोई दो ईपीएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल की दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी। बच्चों कंजर्वेटिव फील्ड में एक ही पॉइंट पर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये दो स्पेरिकल ईपीएस इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल की दो अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी भी कोई दो ईपीएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी ईपीएस एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं। आपने देखा था पॉइंट चार्ज के ईपीएस भी पैरेलल थे, आपके लाइन चार्ज के ईपीएस भी एक दूसरे के पैरेलल थे, आपके शीट चार्ज के ईपीएस भी एक दूसरे के पैरेलल थे। दूसरा कारण आपको बताता हूं, यही बात आपने वेव ऑप्टिक्स में भी सुनी होगी कि कभी भी कोई दो वेव फ्रंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कारण क्या कि अगर दो वेव फ्रंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, तो वेव फ्रंट की नॉर्मल डायरेक्शन में आप क्या दिखाते हैं, लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। अगर दो वेव फ्रंट इंटरसेक्ट करते हैं तो हम वहां कहते हैं कि उस केस में एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग नॉर्मल होंगी जो लाइट के प्रोपोगेशन की दो डिफरेंट डायरेक्शंस बता रही होंगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर दो ईपीएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर देयर विल बी टू नॉर्मल, वो दो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शंस दिखा रही होगी। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें नॉर्मल दिखा दी जाए, एक नॉर्मल इधर जा रही होगी, ऐसे एक नॉर्मल इधर जा रही होगी, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शंस नहीं हो सकती है, इसीलिए भी दो ईपीएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो आपको तो सीधी बात ध्यान रखनी है, कोई भी दो ईपीएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल टू ईपीएस होती है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिए, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ एन ईपीएस टू एनी अदर पॉइंट ऑफ सेम ईपीएस। हम बात कर रहे हैं एक ईपीएस के एक पॉइंट से उसी ईपीएस के दूसरे पॉइंट पर किसी भी चार्ज को ट्रांसफर करने का वर्क डन क्या होता है, जीरो। कारण ये रहा आपके सामने। फॉर एग्जांपल एक चार्ज है प्लस क्यू, जिसको मूव किया जा रहा है वाया 3 डिफरेंट पाथ 1 2 and 3 एज शोन इन फिगर। आपको वर्क डन बताना है हर केस के लिए। बच्चों ये डायग्राम जरा ध्यान से देखिए, एक सेंटर पे आपको कैपिटल प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज दिख रहा होगा और इसके पास आर रेडियस का एक स्फीयर इस तरह से घुमाया है। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, आर रेडियस का ये जो स्फीयर है, क्या ये स्फीयर पूरा का पूरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? बिल्कुल होगा।
इस स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर के बराबर, ये रेडियस वाला आर जो लिखा जाएगा। तो बच्चों ऐसे में वर्क डन अगर आपसे फर्स्ट पाथ ए से बी का वर्क डन पूछा जाए, सेकंड पाथ ए से सी का वर्क डन पूछा जाए, या थर्ड पाथ ए से डी का वर्क डन पूछा जाए, तो ये सभी वर्क डन क्या निकल के आएंगे बच्चों, जीरो। कारण इधर देखिएगा, W1 अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, Q VB माइनस VA। बच्चों B पॉइंट का पोटेंशियल भी V1 है, A पॉइंट का पोटेंशियल भी V1 है। अगर V1 माइनस V1 करेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। अब जैसे आपने W1 किया है ऐसे W2 करके देख लीजिए, तो W2 करेंगे तो VC माइनस VA करेंगे, फिर से वही V1 माइनस V1, वर्क डन जीरो, W3 भी जीरो। बच्चों ये सब जीरो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कारण ये है A पॉइंट का पोटेंशियल, B पॉइंट का पोटेंशियल, C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल, सभी पोटेंशियल बराबर है V1 के, और V1 बराबर क्या बोला है मैंने, के क्यू बाई आर। तो क्योंकि ये डॉटेड वाली जो बाहर का स्पेयर आपको दिख रहा है, दिस इज एन ईपीएस, देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ एन ईपीएस टू एनी अदर पॉइंट ऑफ एन ईपीएस इज ऑलवेज जीरो। किसी भी ईपीएस के एक पॉइंट से उसी ईपीएस के कोई दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ट्रांसफर करने का वर्क डन अपना क्या होता है बच्चों, जीरो। अच्छा बच्चों ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, सेम ईपीएस, मैंने ये बात यहां क्यों करी है, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था जहां हमने इलेक्ट्रॉन को अलग अलग इक्वी पोटेंशियल लाइंस पर मूव किया था, तो वहां आप एक ईपीएस लाइन से दूसरी ईपीएस लाइन पर अगर चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका वर्क डन तो नॉन जीरो आएगा। हमने यहां बात करी है कि एक ही ईपीएस के एक पॉइंट से उसी ईपीएस के दूसरे पॉइंट पर अगर आप चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, सेम ईपीएस वाली बात हमें यहां पर नोट रखनी है। अब आगे की बात बच्चों, चौथा नंबर पॉइंट, सरफेस ऑफ कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देयरफॉर ईएलएफ आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। बच्चों आपको याद होगा मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको टॉपिक पढ़ाया था, वहां हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, और ये रीजन वहां पे भी लिखा था कि सिंस कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। आज हम कारण जानेंगे कि आखिर कंडक्टर मेटेलिक सरफेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नॉर्मल क्यों दिखाते हैं। बच्चों उसका कारण ये रहा, जैसे सपोज ये कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है, सॉलिड मेटल का स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर इसको कह दीजिए। बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूं मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। एक आगे का पॉइंट है, छोटा सा बता देता हूं। आगे का पॉइंट ये बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हम लिखते हैं माइनस dV बाई dr। अब अगर अंदर के किसी पॉइंट के लिए हम E की जगह जीरो रखें तो यानी माइनस dV बाई dr बराबर क्या होगा, जीरो। dV बाई dr बराबर जीरो है। बच्चों किसी चीज का डिफरेंशिएशन जब जीरो आता है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। यानी कुल मिला के इनसाइड मेटल जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां वहां पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये एंटायर मेटेलिक वॉल्यूम जो है वो एक इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होगा। पॉइंट आप कहीं पर भी ले लीजिए, आप यहाँ पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, सरफेस पर अंदर ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, इस पूरी मेटेलिक बॉडी में आप किसी भी पॉइंट पर चले जाइए, पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। और बच्चों क्योंकि एंटायर मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक बॉडी भी इक्वी पोटेंशियल है, मगर मैं सरफेस की बात कर लेता हूं क्योंकि एंटायर मेटल का सरफेस भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम हमेशा कैसे शो करते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। इस तरह से जैसे बाहर से कहीं से आती हुई दिखा रहे हैं या कुछ भी दिखा रहे हैं, नॉर्मल टू द सरफेस दिखाते हैं। आपको पता है अंदर तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैंने बता दी है। एंटायर मेटेलिक सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज शोन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये बात हमें थोड़ी सी बच्चों यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसके अंदर और भी कंसेप्चुअल पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। इसका नाम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसको बच्चों शॉर्ट में मैं COME कहूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब हमने कंजर्वेटिव फील्ड का डिस्कशन किया था वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि कंजर्वेटिव फील्ड में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट रिमेन कांस्टेंट, और उसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उस पर बेस क्वेश्चन कैसा होता है बच्चों, जरा इधर समझते हैं इसको। सबसे पहला जो हम यहाँ केस डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बच्चों ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वर्ड है ये आपके रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होता है। आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कहीं ना कहीं उसके बारे में, तो वहां आपको पता होगा कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था
और वहाँ जो उसके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स निकल के आए तो उसमें से आपको ऐसे बताया जाता कि 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल्स सिंपली रिट्रेसेस इट्स पाथ। फिर उसके बाद इम्पैक्ट पैरामीटर प्लॉट किया गया, ट्रेजेक्ट्रीज प्लॉट करी गई और उसके बेसिस पे साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है उससे डिटरमाइन किया गया था। आपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सुन रखा होगा, वही चीज़ मैं यहाँ आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बच्चों, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक अल्फा पार्टिकल है जो अल्फा डीके प्रोसेस है। रेडियो एक्टिविटी में आगे आप जानेंगे, रेडियो एक्टिविटी में आपको बताया जाएगा अल्फा डीके प्रोसेसेस होते हैं, वहां से काइनेटिक एनर्जी लेकर वो मान लीजिए निकल गया है। मैं ऐसे दिखा देता हूं, मान लीजिए इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है के, और आपने इस अल्फा पार्टिकल को सामने टारगेट न्यूक्लियाई की तरफ डायरेक्टली भेज दिया है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में टारगेट न्यूक्लियाई गोल्ड का न्यूक्लियाई था। अभी मैं कोई जनरल न्यूक्लियाई यहां दिखा देता हूं। तो ये रेड कलर से बच्चों जो मैंने दिखा रखा है, दिस इज द टारगेट न्यूक्लियाई। इस टारगेट न्यूक्लियाई का चार्ज मैंने प्लस जेड ई लिख दिया है। न्यूक्लियस का चार्ज होता है जेड ई के बराबर, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर, और ये फिक्स है अपनी जगह। हैवी न्यूक्लियाई है, ये अपनी जगह पर फिक्स है। अब क्या होता है बच्चों, जब ये अल्फा पार्टिकल आप इसके लिए सीधे सीधे सामने आता है, इसकी लाइन पर इस तरह से मूव करते हुए सामने आता है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ये अपने पाथ को सिंपली रिट्रेस कर लेता है, सेम लाइन पर वापस लौटता है। बच्चों ये तो आपको पता है, नीचे से ऐसे दिखाते हैं जैसे बॉल ऊपर जाती है फिर लौट कर आती है, तो आती तो उसी लाइन पर वापस है, पर हम ऐसे साइड से दिखाते हैं ताकि आना जाना अलग अलग दिखा सके। तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहां तक आया और यहां से अपने पाथ को इसने रिट्रेस कर लिया। तो टारगेट न्यूक्लियाई के मिनिमम जिस डिस्टेंस तक ये अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर पाता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये मैंने डी मिनिमम से यहां दिखा दिया। बच्चों आपको पता है यह अल्फा पार्टिकल की एक काइनेटिक एनर्जी होगी। दरअसल इसको लगातार रिटार्डेशन मिलता है, उससे इसकी स्पीड कम होती जाती है। तो जिस जगह से ये अपने पाथ को रिट्रेस करता है वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मोमेंटरली जीरो हो जाती है। वेलोसिटी मोमेंटरली जीरो हो जाती है। बच्चों ये बात आप समझ रहे होंगे, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर उछालता हूं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉल की वेलोसिटी मोमेंटरली क्या होगी, जीरो, और फिर वहां से वो बॉल अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। बिल्कुल वो की वही कहानी यहां चल रही है। बच्चों जहां से इसने अपने पाथ को रिट्रेस किया उस पोजीशन को मैंने बी लिख दिया है। जहां से आपने इसको बॉम्बार्डमेंट किया था उस पोजीशन को मैंने ए लिख दिया है। ए हमारी इंफिनिटी पोजीशन है और बी हमारे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पोजीशन है। अब हमें कुछ नहीं करना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। बच्चों क्या करेंगे, इधर देखिएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल में क्या क्या आती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो यू ए प्लस के ए। यू स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, आपको समझना है। तो यू ए प्लस के ए बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, यू बी प्लस के बी। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए तो इन्फिनिटी पर अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। इन्फिनिटी पर किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है क्योंकि टारगेट न्यूक्लियाई का पोटेंशियल वहां पर जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी को के लिख देते हैं, अभी इसको यहाँ के लिख दिया है मैंने, ये यहाँ पर इस तरह से काइनेटिक एनर्जी को के मैंने मेंशन कर दिया है। अच्छा बच्चों बी पॉइंट पर यू बी, बी पॉइंट यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो अब हम किसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की। तो यहाँ इसके पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे, यूपी बराबर क्यू वीपी का फॉर्मूला लगाया बच्चों मैंने। यूपी बराबर क्यू वीपी जब आप लगाएंगे तो चार्ज तो अल्फा पार्टिकल का होगा 2e, और इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल किसका लेंगे, टारगेट न्यूक्लियाई का Ze का। बच्चों टारगेट न्यूक्लियाई के कारण यहां पर कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, के क्यू बाय आर लगाते हैं तो के इसका चार्ज Ze और डिस्टेंस आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी मिनिमम, एन प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर लिखे हैं अल्फा पार्टिकल की। तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल की क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहां पर मोमेंटली ये रेस्ट पर आ गया था। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, आपको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वेट करना, क्वेश्चन इसी से खत्म हो जाता है। ये देखना यहां से अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे, जीरो जीरो तो खत्म हो ही जाएंगे बच्चों, डी मिनिमम इधर चला जाएगा, तो आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या निकल के आ गई है, 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन कैसे आते हैं छोटे मोटे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को डबल कर दिया जाए तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या असर पड़ेगा, हाफ हो जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी डबल करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हाफ हो जाएगी। कभी कभी इसकी जगह स्पीड में टर्म्स चले जाते हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिखते हुए अकॉर्डिंगली रिजल्ट यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसको बच्चों रीअरेंज कर दिया है, के की जगह 1/4πε0 जब आप लिखेंगे तो 2k की वैल्यू बन जाएगी 1/2πε0। तो इसी को क्या लिखा जा सकता है,
डी मिनिमम बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन 2πε0 काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ध्यान देना है, ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है इसको रटना नहीं है। ये जो रिजल्ट आपने लिखा है नीचे 2πε0 आया है, ये 2e के कारण आया है। जो हमारा 2e का टर्म चल रहा था, 2e केवल किसके लिए होता है? अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल का चार्ज लिखा है ना बच्चों मैंने यहाँ। अगर यहाँ प्रोटॉन होता तो आप प्रोटॉन के लिए यहाँ 2e थोड़ी लिखोगे, और 2e नहीं होगा तो आपका ये रिजल्ट वहां पर आप रट के काम नहीं चला सकते। तो बेहतर है आप ये अप्रोच सीख लें, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। 11th में आपने बहुत क्वेश्चन किए इस पर बेस्ड, उसकी मदद से आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों आगे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन आपको बता देते हैं। 2 प्रोटॉन्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ सेपरेशन r। 2 प्रोटॉन्स है जिनको रेस्ट से रिलीज किया गया है एट अ सेपरेशन r। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज देयर स्पीड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर जब वो पहुंचेंगे उनकी स्पीड क्या होगी। पहली बात तो इन्फिनिटी पर क्यों जाएंगे जरा देख लेते हैं। ये देखिएगा 2 प्रोटॉन है, रेस्ट से रिलीज किया है। बच्चों जहां आपने इनको रिलीज किया है दोनों प्रोटॉन्स पर रिपल्सिव फोर्स F ही लग रही होगी। इस फोर्स के कारण दोनों के दोनों प्रोटॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये फोर्स कब तक लगेगी इन पर? ये फोर्स तब तक लगेगी जब तक ये दोनों चार्जेस इन्फिनिटी पर ना पहुंच जाए, क्योंकि इन्फिनिटी पर जाकर फोर्स के एक्सप्रेशन से भी आप देखेंगे K(Q1Q2/r²) तो फोर्स 0 हो जाएगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड से भी समझ सकते हैं कि अगर ये इन्फिनिटी पर चले जाएंगे, दोनों इन्फाइनाइट सेपरेशन पर चले जाएंगे, तो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड इनके 0 हो जाएंगे, फोर्स लगना बंद हो जाएगा। एनर्जी से भी मैं इस बात को समझा सकता हूं कि अगर ये इन्फाइनाइट सेपरेशन पे चले जाएंगे तो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी पाने के लिए ये दोनों इन्फिनिटी पर जाएंगे। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए उस इन्फिनिटी पर जब ये पहुंचेंगे तो इनकी स्पीड क्या होगी। तो बच्चों मुझे क्या करना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पे दिखा देना है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली इस कंडीशन में, एंड दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली, यानी कि इन्फिनिटी पर। फाइनल कंडीशन इन्फिनिटी है बच्चों। ui प्लस के आई मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी uf प्लस के एफ। अब इधर देखना बच्चों, इस समय इस डायग्राम के हिसाब से इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, K(Q1Q2/r). तो क्या लिखेंगे, Ke²/r। बच्चों सिस्टम की एनर्जी में क्यों डील कर रहे हैं हम, क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं। अभी पिछले वाले में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हमने सारा एनर्जी कंजर्वेशन केवल अल्फा पे लगाया था, क्योंकि दूसरा वाला फिक्स न्यूक्लिया है तो मूव कर ही नहीं रहा था। पर क्योंकि यहाँ ये दोनों मूव कर रहे हैं इसलिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम का लगाना पड़ेगा। सिस्टम की एनर्जी दोनों प्रोटॉन को इम्पार्ट होगी। तो बच्चों इस समय 2 चार्ज के पेयर की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Ke²/r। सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है, 0, क्योंकि दोनों को रेस्ट से रिलीज किया है। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इनिशियली क्या है, 0। फाइनली जब ये इन्फिनिटी पर चले जाएंगे बच्चों तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। K(Q1Q2/∞) r सेपरेशन पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0। और वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। तो बच्चों अगर एक प्रोटॉन की स्पीड इन्फिनिटी पर v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 12mv²। और दोनों प्रोटॉन्स की अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालें, क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ 12mv² यहाँ करेंगे बच्चों। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, mv² बराबर आ जाएगा Ke²/r। और बच्चों यहाँ से v की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो k की जगह 4πε0 कर दीजिए, अंडर रूट ले लीजिए। फाइनल स्पीड जो इन्फिनिटी पर निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू E/√4πε0 mr। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इस तरह से हमने फाइनल स्पीड यहाँ पे बता दी है। अच्छा बच्चों एक बात और यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ ट्वाइस ऑफ 12mv² किया। मैंने ट्वाइस ऑफ 12mv² इसलिए किया कि मुझे पता है इन्फिनिटी पर जाकर दोनों प्रोटॉन्स की स्पीड बराबर होंगी। भाई ये आप कैसे कह सकते हो कि दोनों प्रोटॉन की स्पीड बराबर होगी, अलग अलग भी तो हो सकती है, नहीं होगी बच्चों। उसका कारण इधर सुनिएगा, बड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट आपको बताता हूँ। 11th क्लास में आपने इसके बारे में सुना होगा, मगर समझा कैसे होगा मुझे नहीं पता। आपने 11th क्लास में जब सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन किए होंगे तब ऐसी बात आती है कि अंडर एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या यूं कहा जाता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो ऐसे में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। और बच्चों कई बार एक्सटर्नल फोर्स 0 के लिए आप एग्जांपल लेते हैं इस तरह के, जब आप कहते हैं कि जब भी कोई 2 पार्टिकल म्यूचुअल अट्रैक्शन की फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं तो सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, 0। वो सारी चीजें यहां आकर रिलेट होती है बच्चों। इधर सुनिएगा, जैसे अगर हम प्रोटॉन की बात कर ले,
अभी आपने देखा था Fe फोर्स इस पर लग रही है, Fe फोर्स इधर लग रही है। बच्चों एक्शन रिएक्शन पेयर की जब भी फोर्सेस होती है तो सिस्टम पर तो नेट फोर्स हमेशा क्या होनी है, जीरो। भाई ऑब्वियस ही बात है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, जितना Fe इधर लगेगा इस पर उतना ही तो Fe इधर भी लग रहा है। जितना हमारा F21 लगता है उतना F12 ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यानी सिस्टम पर नेट फोर्स तो कूलम्बिक फोर्स के केस में हमेशा हमेशा जीरो होगी। नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो बट नेट फोर्स ऑन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नॉट जीरो। मैं ये बात ऐसे समझा रहा हूं बच्चों, मान लीजिए ये एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, आप तो प्रोटॉन छोड़िए चार्ज मान लीजिए। अगर इस पर एक फोर्स इधर लग रही है Fe और इस पर एक फोर्स इधर लग रही है Fe, तो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। लेकिन आप सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो तो ये थोड़ी कहोगे कि ये चार्ज अपनी जगह से चलेंगे नहीं, चार्ज तो चलेंगे भाई, चार्ज पर थोड़ी फोर्स जीरो है। तो ये Fe इसको इधर एक्सेलरेट कराएगी, वो Fe उसको उधर एक्सेलरेट कराएगी। चार्ज पर जब नेट फोर्स जीरो होती है तब चार्ज इक्विलिब्रियम में आता है, तब चार्ज अपनी पोजीशन पर स्थिर रहता, अपनी जगह स्टिल रहता, मगर अभी चार्जेस मूव करेंगे। अब बच्चों आगे की बात इधर सुनिएगा, वही प्रोटॉन का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करी जाए तो इन दोनों का मास क्या है, बराबर। मास अगर बराबर होता है तो ऐसे में जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हर समय बराबर रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी P²/2m का फॉर्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं उस बात को समझाऊंगा। पहली बात, इस प्रोसेस में भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो, इसीलिए सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी। बच्चों आपने जब चार्ज को रेस्ट से रिलीज किया तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। तो सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहनी चाहिए, जीरो। और सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी जीरो रहेगी, तो इसीलिए दोनों प्रोटॉन जो है बराबर स्पीड से मूव करेंगे। दोनों प्रोटॉन बराबर स्पीड से मूव करेंगे तो किसी भी समय दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो x बराबर होगा। और फिर आप सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन निकालते हैं m1x1 प्लस m2x2 वाला जो भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उससे आप देख पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से शिफ्ट केवल तभी नहीं करेगा जब दोनों प्रोटॉन जो है बराबर स्पीड से मूव करें। अब बच्चों मॉरल ऑफ द स्टोरी में आपको ये बता देता हूं, जब भी आप इस तरह से दो चार्जेस को रिलीज करने वाला कोई केस करेंगे तो आपको ध्यान रखना है सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर मासेस इक्वल है, मास से मतलब होगा, चार्ज से मतलब नहीं होगा, अगर दोनों पार्टिकल्स के मासेस बराबर है तो उनको काइनेटिक एनर्जी बराबर इंपार्ट होगी, उनकी स्पीड सेम रहेगी। अगर उनके मासेस अलग अलग है तो फिर काइनेटिक एनर्जी किस तरह से इंपार्ट होगी वो मैं आगे आपको एक क्वेश्चन में यहां बता देता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन को रिलीज किया। पिछले क्वेश्चन में प्रोटॉन प्रोटॉन रिलीज किए थे आपने, अब अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन को रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट एट अ सेपरेशन r। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड देयर फाइनल काइनेटिक एनर्जी स्पीड। हमें इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बारे में बताना है। बच्चों पहले डायग्राम इधर ध्यान से देख लीजिए, ये रहा डायग्राम। एक अल्फा पार्टिकल है, P फॉर प्रोटॉन। अल्फा का चार्ज +2e होता है और प्रोटॉन का +e, ये अपने को पता है, पर फिर भी Fe दोनों पर बराबर लगेगी। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही है यहाँ, मतलब दोनों पर बराबर बराबर लगेगी। F12 जितना है उतना ही F21 लगता है। सस्पेंडेड बॉल सिस्टम में हमने इसकी बात करी थी। अच्छा बच्चों, मगर मास तो अलग अलग है। अल्फा का मास प्रोटॉन से 4 टाइम होता है। तो मैंने देखो सेंटर ऑफ मास दिखा भी रखा है। सेंटर ऑफ मास किसके ज्यादा नियरर होगा, अल्फा के ज्यादा नियरर होगा। आपको पता है इस तरह के 2 मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द लार्जर मास बॉडी। चलो अभी इसका इनिशियल सेपरेशन आ रहा है और यहां से आपने इसको रिलीज किया है, Fe लगेगा फोर्स, दोनों भागकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। हमें बताना है इन्फिनिटी पर इनकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड क्या होगी। अब बच्चों इधर ध्यान से सुनना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैंने लगा दिया है। बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली। फाइनल मतलब इन्फिनिटी। ui प्लस के आई बराबर uf प्लस के एफ। इनिशियल अगर हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यहां से देखें बच्चों, ये रहा सिस्टम, तो k q1 q2 बाय r लगाएंगे तो k2e e अपॉन r, ये मैंने लिख दिया बच्चों k2e e अपॉन r। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या है बच्चों, 0। ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की दिखा दी है। फाइनल अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे जाकर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दोनों की, 0। इनफाइनाइट सेपरेशन पे k q1 q2 बाय r, r इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। एंड मैंने फाइनली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पर क्या मान ली है, E के इज द
काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एट इन्फिनिटी। बच्चों यहाँ से ई के कितना निकल के आ गया, 2k ई स्क्वायर बाई आर। आप के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू रखते हुए इसको ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हैं। यहाँ तक की बात तो हो गई बेसिक। अब आगे की बात सुनिएगा, क्योंकि इस केस में भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, कांस्टेंट है, तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट होगी दैट विल बी इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। फॉर्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाई 2m। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स रेशियो में इंपार्ट होगी। यही वो बात थी, अगर इक्वल मास के बॉडी होती, या यूं कह दीजिए इक्वल मास के चार्ज पार्टिकल है, लाइक प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी किस रेशियो में इंपार्ट होती है, 1:1, यानी दोनों को बराबर बराबर इंपार्ट होती है। इसीलिए आप ट्वाइस ऑफ हाफ mv² लिख सकते थे। पर अभी की अगर बात करी जाए बच्चों, तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का मास बराबर नहीं होता है, तो अब जो इनको काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट होगी दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। पी तो यहाँ सेम होगा इसे दोनों का, मैग्नीट्यूड में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो पी तो सेम होगा। तो के अल्फा अपॉन के प्रोटॉन बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, एम प्रोटॉन अपॉन एम अल्फा। प्रोटॉन का मास mp मान लीजिए, एम अल्फा होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये रेशियो क्या आ गया, 1:4। तो जो काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट होगी दोनों चार्ज पार्टिकल्स को, वो 1:4 के रेशियो में होगी। इस EK को 1:4 के रेशियो में बांटेंगे, तो अल्फा के हिस्से में कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, EK/5, और प्रोटॉन के हिस्से में कितनी आएगी, 4EK/5। बच्चों EK की ये वैल्यू रखकर आप काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बता सकते हैं। ये हमने काइनेटिक एनर्जी बता दी। अच्छा बच्चों, इससे एक बात समझ में भी आ रही है, किसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट हो रही है, प्रोटॉन को। ऑब्वियस ही बात है, अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल सेम स्पीड से नहीं चलेंगे, प्रोटॉन को ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा, अल्फा कम स्पीड से चलेगा। प्रोटॉन ज्यादा स्पीड से चलेगा तो जब वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तभी तो बच्चों लेस उसका मास है, m1x1 तभी तो m2x2 के बराबर हो पाएगा, और तभी तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर कांस्टेंट रह पाएगा, अपनी जगह पर फिक्स रह पाएगा। तो इस बार दोनों बराबर स्पीड से नहीं चलेंगे, आप इनकी स्पीड्स भी अपने हिसाब से निकाल लेना बच्चों। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² का फॉर्मूला लगाना है। अल्फा के लिए अल्फा का मास इस्तेमाल करना है, तो आपको 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन लिखना है उसकी जगह, और अल्फा का मास इस्तेमाल करके आप अल्फा की स्पीड बता सकते हैं। प्रोटॉन की अगर स्पीड पूछी जाए तो वो आप खुद से बता सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा। मेरा काम बस ये बताना था कि अनइक्वल मासेस अगर होंगे तो काइनेटिक एनर्जी उनको उनके मास के इनवर्स रेशियो में इंपार्ट होगी, और अगर इक्वल मासेस के चार्ज पार्टिकल होंगे तो उनको जो काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट होगी वो उनके मतलब बराबर बराबर इंपार्ट होगी, क्योंकि मासेस का रेशियो वही 1:1 आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात अपने को ध्यान में रखनी है, और इस तरह के कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए।